ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद आपके सामने एक बार फिर आज एक नई बात लेकर। बेटे चैप्टर नंबर 5 F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेकर आ गया बेटा। वी हैव कवर्ड चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चांस की बात है कि मैंने 32 लेक्चर्स डिलीवर कर दिए बेटे 3 चैप्टर्स में। अभी हम लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 5 और 6 में जा रहे हैं। बस अब हम पहाड़ से नीचे उतरना स्टार्ट कर देंगे। अब डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है नहीं। चैप्टर नंबर 4 थोड़ा सा हैवी था, लेकिन चैप्टर 5 और इजी ज्यादा हैवी नहीं है, क्योंकि आप माउंटेन के बिल्कुल टॉप में हो इस समय। अब धीरे 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 हम उतरना स्टार्ट कर देंगे। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने वाला हूं। इवन आफ्टर लेक्चर्स आपको कोई दिक्कत आएगी मेरे साथ आ सकते हैं। आप बस रजिस्टर ओपन करें, कमर सीधी करके बैठे, जो मैं कह रहा हूं उसको नोट करें। ग्रेट, गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 1 बेटे, हम फर्स्ट लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं। आज पहला लेक्चर है, इन पहला फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 5। और कहते हैं पहला प्यार, पहला चैप्टर या पहली बार जो भी कुछ करते हैं वो हमेशा याद रहती है। इसलिए आज का ये जो चैप्टर का 5 का पहला लेक्चर है बेटे, आपको बड़े ध्यान से समझना है। बिकॉज इस चैप्टर के नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है बेटे। कुछ कुछ सीक्रेट छुपी हुई है। चैप्टर का नाम है एसेट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड कैपिटल राशनिंग। इट मीन्स देयर आर 2 पॉइंट्स विच दे हैव कवर्ड इन दिस चैप्टर कि भाई एसेट को इन्वेस्ट, एसेट खरीदे या ना खरीदे। Because in real life, if you're a manufacturing company, if you're an infrastructure company, it is very important that you should purchase some assets. दैट इज अ प्री कंडीशन। एसेट से नहीं होंगे तो आप आगे धंधा पानी कैसे करेंगे? क्योंकि एसेट से ही आप यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद आगे काम करेंगे। तो माय पॉइंट इज, इन रियल लाइफ सिचुएशंस, थिंक ऑफ एनी कंपनी। बेटे मैं अपनी बात ही करूं, भूपेश आनंद क्लासेस की, हमें प्रोजेक्टर्स लेने पड़ते हैं, कैमरास लेने पड़ते हैं, पूरे इंटेलिजेंट टैबलेट्स लेने पड़ते हैं, कंप्यूटर्स हाई लेवल के लेने पड़ते हैं, है ना? तो पॉइंट ये आता है कि एसेट्स के बिना काम कर ही नहीं सकते। इफ यू आर, वेदर यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और अ सर्विस इंडस्ट्री और यू आर इन एनी प्रोफेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट फर्स्टली यू शुड गेट सम एसेट्स, बिकॉज देन ओनली यू कैन एक्सेल। तो आज का ये चैप्टर नंबर 5 है जो मैं इसके लेक्चर्स लूंगा। इसमें बेसिकली मैं ब्रॉडली कह सकता हूं, आई कैन डिवाइड इन 2 कैटेगरीज। द फर्स्ट कैटेगरी इज इन्वेस्टमेंट, एसेट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। और इस एसेट इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं इसमें 2 कैटेगरीज डिस्कस करूंगा कि इफ आई वांट टू इन्वेस्ट एसेट, तो क्या मैं पुराना एसेट जो था मेरे पास, जैसे आपके पास पुराना मोबाइल फोन होता है, क्या उसी को रिप्लेस कर दें? सो आई विल बी डिस्कसिंग विद द रिप्लेसमेंट। इफ यू वांट, इफ यू डोंट वांट टू रिप्लेस, अगर आपके पास पुराना है ही नहीं, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, खत्म हो चुका है, तो आप अब नया एसेट लेना चाहते हैं उसके साथ, तो नया एसेट लें या उसको, मतलब पैसे तो है ही नहीं आपके पास, तो क्या किराए में ले लें? हाँ, मोबाइल फोन किराए की बात मैंने ऐसी यूज कर दी, बट जनरली देखें तो आजकल बड़ी सारी चीजें किराए पे मिलती हैं बेटे। और तो छोड़ दो, 2-2 लाख, 2.5-2.5 लाख के जो लहंगे होते हैं, जो जो दुल्हन उस दिन पहनती है बेटा, वो भी किराए में मिलते हैं, क्योंकि लहंगे उसके बाद पहने थोड़ी जाते हैं। वो 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट ही खराब हो गई। इससे अच्छा यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, यू गेट रिटर्न ऑन दैट, और उस दिन पहनने के लिए किराए पे लहंगा ले लो। मैं आज बड़े सारे रियल केस स्टडीज आपको बताऊंगा। आप बस अपनी बात को मेरे सामने समझने के लिए अपना अपना माइंड थोड़ा ब्रॉड रखना। आई विल टेल यू द रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड व्हाट आई मीन बाय एसेट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आइए जी, हम शुरू करेंगे कहानी। कहानी किस्मत की एक बात से आती है कि आपने आज से यही सोचना है कि यू आर ए क्वालिफाइड एसीसीए, यू आर अ क्वालिफाइड ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप ये मान के चलो, क्योंकि पहले मानना जरूरी है। फर्स्टली इट इज बीइंग, आप उस अवस्था में हो, और फिर वो चीजें जल्दी अट्रैक्ट होंगी आपको। आप जब ये मानते हो कि मैं नहीं हूं, पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो आप एनर्जी उस नेगेटिव चीजों में डालते हो। तो फिर आप नेगेटिव चीजों में डालते हो तो फ्रीक्वेंसी भी नेगेटिविटी की अट्रैक्ट होती है। आपको आज से मानना है कि आप हो, क्या हो? ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ग्लोबल सीए, एसीसीए, एंड यू आर अट्रैक्टिंग द अपॉर्चुनिटीज। इन बातों के साथ मैं भूपेश आनंद, एसीसीए, स्किल लेवल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, F9 की बातें करने जा रहा हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सब की लाइफ में कभी ना कभी बैड चैप्टर्स भी आते हैं,
स्मूथ थोड़ी चलती है, मतलब हाईवे 5वें गियर की लाइन 5वें गियर में डाल के थोड़ी चलेगा, स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, गड्ढे भी आएंगे। लेकिन हमें उन चैप्टर्स से घबराना नहीं है यार, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, मुश्किलों का सामना वीर तुम किए चलो, वीर तुम किए चलो। लाइफ में सक्सेस उसी को मिलती है जो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि देयर आर 7 लर्निंग आउटकम्स। अभी हम देखेंगे जूस नोट्स में। पहला लर्निंग आउटकम लीज वर्सेस बाय से रिलेट करता है, दूसरा इक्वल एंड एनुअल कॉस्ट से रिलेट करता है, फिर तीसरा रिप्लेसमेंट से रिलेट करता है। इसका मतलब ये पहले 3 तो एसेट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के ऊपर रिलेट करते हैं, और फिर बाकी 4 जो है इट रिलेट्स ऑन कैपिटल राशनिंग। आइए एक बार हम देख ही लें कि क्या ये बात ठीक भी है या गलत है। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने चैप्टर नंबर 4 या 5 की बात अगर हम करें तो चैप्टर नंबर 5, एक सेकंड दोस्त, मैंने एक्चुअली में वो ओपन नहीं किया था, तो मैं चैप्टर नंबर 5 आपके लिए ओपन कर रहा हूं, ठीक है जी, जिससे कि आप देख पाएं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल ठीक है सर, आइए जी, आइए, मैं आ गया जी, चैप्टर नंबर 5 में आ गया। आपको दिख रहा है चैप्टर नंबर 5 में है। हम इस समय तक चैप्टर नंबर 1 कर चुके हैं। सबसे पहले वी हैव डिस्कस चैप्टर नंबर 1, याद है? उसके बाद मैंने आपको चैप्टर 7 कराया था, फिर चैप्टर 8 कराया था, फिर 9 कराया था, फिर 10 कराया था। और अगर आपने गूगल ड्राइव के लेक्चर्स लिए तो मैंने उसी तरह से सीरियल नंबर्स भी डाले हुए हैं, ठीक है। फिर आपको मैंने चैप्टर नंबर 2 करा दिया, चैप्टर 3 करा दिया, चैप्टर 4 करा दिया। आज यहां पर खड़े हैं बेटे, हम चैप्टर नंबर 5 में खड़े हैं, दैट इज एसेट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड कैपिटल राशनिंग एंड देयर आर 7 लर्निंग आउटकम्स। मैंने इसमें 7 लर्निंग आउटकम्स लिखे हैं जो एसीसीए, कैपलॉन, बीबीबी ने दिए। पहला है जी, इवेल्युएट द चॉइस बिटवीन लीजिंग एन एसेट। अभी हम देखेंगे व्हाट इज लीज, हाँ वी आर नॉट अवेयर व्हाट इज लीज, देखेंगे। एंड बोरोइंग टू बाय यूजिंग बिफोर एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैसे मैंने बताना कब है आपको, चैप्टर नंबर 18 19 में मैं 3 4 5 6 लेक्चर्स डिवोट करूंगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा यूज है कॉस्ट ऑफ डेट का, आपको मैं उस समय बता दूंगा। तो ये बेटा पहला है लर्निंग आउटकम, लीज वर्सेस बाइंग के ऊपर, ठीक है सर। सेकंड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। थर्ड इज एसेट रिप्लेसमेंट। जब आप एसेट को रिप्लेस करते हैं, पुरानी वॉशिंग मशीन को रिप्लेस करके नई वॉशिंग मशीन लेते हैं, पुरानी शर्ट को रिप्लेस करके नए शर्ट लेते हैं, पुराने शूज को रिप्लेस करके नए शूज लेते हैं, तो रिप्लेसमेंट को देखेंगे। तो फर्स्ट ABC उसकी बात कर रहा है। अगर आप यहां से देखें यहां तक, इट रिलेट्स टू कैपिटल राशनिंग। बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है जी। कैपिटल राशनिंग है क्या? बिकॉज वी ऑल हैव लिमिटेड फंड्स, वी ऑल हैव लिमिटेड टाइम एज अ स्टूडेंट। आप बताओ, आपके पास 2 ही घंटे रह गए हैं, आप पहले कौन से चैप्टर्स करोगे जो सबसे प्रीशियस हैं F9 में, जो आने ही वाले हैं? सिमिलरली मैं आपको यही कह रहा हूं कि इफ यू आर अ फाइनेंस मैनेजर, जैसे मुकेश अंबानी क्या फाइनेंस मैनेजर है, अब बेटे प्रोजेक्ट्स तो बड़े सारे दिख रहे हैं, बट द पॉइंट इज यू हैव लिमिटेड फंड्स। तो आप सबसे पहले कौन सा पहला प्रपोजल करेंगे, उसको हम कहते हैं कैपिटल राशनिंग सिचुएशंस। वी विल डिस्कस दैट, व्हाट आई मीन बाय डिविजिबल प्रोजेक्ट्स, व्हाट आई मीन बाय इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स। बेटे बड़ा मजा आने वाला, मैं आपको क्या बताऊं, मैं ऐसे ऐसी प्रैक्टिकल बातें आपको बताऊंगा कि आप लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो मैंने इस पूरे चैप्टर में 3 ही कंसेप्ट रखे हैं जी। पहला कंसेप्ट है लीज वर्सेस बाइंग ऑप्शन। आई थिंक मैं 3 लेक्चर्स डिवोट करूंगा चैप्टर 1 कंसेप्ट 1 लीज वर्सेस बाइंग में, और आपको तीनों लेक्चर्स के बाद पूरा समझ आ जाएगा दैट व्हाट इज लीज, व्हाट इज बाइंग and how to do in the practical life. Concept number 2 will be replacement decisions. That what I mean by replace, when to replace, how to replace, what to replace, what are the strategies to replace, and in last we will be discussing with capital rationing. तो ये 3 concepts मैं discuss करूंगा। and firstly I will be starting with lease versus buying option। ये जूस नोट्स में मैंने बड़े प्यारी सी बातें लिखी हैं।
आप मेरे लेक्चर अटेंड करने के बाद जूस नोट्स को थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, तो आपको लॉजिकली बातें और समझ आएंगी। एक तो मैंने हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई है, हैंड रिटन स्लाइड्स में मैंने वो लिखा है जो जूस नोट्स में नहीं है। इट मींस आप पहले मेरा वीडियो देखें, हैंड रिटन स्लाइड्स के नोट्स बनाएं, उसके बाद जो कराया वो करें, अलॉन्ग विद दैट जूस नोट्स देखेंगे। सोने पे सुहागा। आइए जी, आइए। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें बताऊंगा। First point, the first block which I am going to start is, it is in relation to asset investment decisions. मुझे लॉजिकली बताइए जी, if you are a finance manager of a Apollo Tyre, if you are a finance manager of Maruti Suzuki, अपोलो टायर के आप फाइनेंस मैनेजर हैं और आपको एक मशीन परचेज करनी है, मशीन की रिक्वायरमेंट है ट्यूबलेस टायर बनाने के लिए, और वो जर्मनी से आती है, मैन्युफैक्चरर ऑफ मशीन इज इन जर्मनी। अज्यूम करते हैं चलिए कहीं पे भी हैं, आप एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ अपोलो टायर्स आपको डिसाइड करना है कि दैट मशीन इज रिक्वायर्ड। बार बार प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है मशीन ला दो, मशीन ला दो, मशीन ला दो। अब सवाल आता है कि मशीन आप फ्री में तो मिलती नहीं। अब आप बड़े सारे कंसिडर करेंगे, प्रोडक्शन मैनेजर के साथ बैठेंगे, एज अ फाइनेंस मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर की मीटिंग होगी और आप डिस्कस करेंगे, पूछेंगे कि भाई आपको ये मशीन कितने पीरियड के लिए चाहिए, ये मशीन कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे कॉम्पिटिटर्स एमआरएफ टायर के पास भी ये मशीन है, इससे कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, कितने टायर बनेंगे, इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी है, मशीन की लाइफ कितनी है। तो आप कुछ जानकारियां प्रोडक्शन मैनेजर से लेने की कोशिश करेंगे और फिर आप गूगल में जाएंगे और फिर आप उस कंपनी वेंडर से बात करेंगे। इट मींस आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को पहले गैदर करेंगे, बट आपके पास अभी भी डिसीजन है कि वो मशीन आपको एक्वायर करनी है, वो मशीन मैं किराए में लूं या उसको खरीद लूं। देयर आर टू ऑप्शंस। आप अपना घर भी रहते हैं जिस घर में, यू नो, either you are living in a rented house or you are living in your own house, but मैं यहाँ पे मानूंगा कि आपके पास फंड्स लिमिटेड हैं, तो अगर आप अपना घर भी ले रहे हैं तो पैसे बोरो करके ले रहे हैं। This is a evergreen assumption which we have to do in lease versus buying. First point is, I want to acquire a asset. As a finance manager of a company, I want to acquire a asset. Now that asset can be acquired either on rent, either on lease, or I can acquire it by purchasing it, but I don't have the funds. So I will firstly borrow from HDFC and then I will purchase that asset from that German company and then I will pay to this HDFC the principal as well as the interest. So there are two options. Basically दो रास्ते हैं, दो रास्ते, एक राही दो रास्ते। आपको देखना है कि आप कौन से रास्ते में जाएंगे, which is the best option for you. गेटिंग पॉइंट। तो एसेट इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आप चाहे मारुति सुजुकी के फाइनेंस मैनेजर हैं या अपोलो टायर्स के हैं या अपने घर के ही फाइनेंस मैनेजर हैं, घर लेना है तो देयर आर ऑलवेज टू ऑप्शंस। मैं ये कहना चाहता हूं दो रास्ते हैं, किराए में लें या उधार लेकर, लोन लेकर खरीद लें। अब देयर आर सम मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, यू नो, व्हेनेवर यू आर एक्वायरिंग द एसेट ऑन लीज। फॉर एग्जांपल किंगफिशर एयरलाइन ने एयर बसेस किराए पे ली। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कौन सी ऑप्शन लेंगे? हर किसी के अपने प्लस माइनस होते हैं। इफ यू आर गोइंग फॉर द लीज ऑप्शन, देयर आर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। इफ यू आर गोइंग फॉर बोरोइंग, if you are going for purchasing after borrowing, there are positives and negatives. So as a finance manager, आने वाले लेक्चर नंबर 2 में और 3 में और आज के लेक्चर में मैं यही बात बताना चाहूंगा that what are the benefits, what are the cost, what are the monetary cost, what are the monetary benefits, what are the non monetary benefits, what are the non monetary cost। और आपको भी रियलिटी में रियल केस स्टडी से सोचना है कि अगर आप घर किराए में ले रहे हैं और आप रेंटेड हाउस में रहते हैं, अगर आप रहते हैं तो प्लस माइनस क्या है, और अगर आपका अपना घर है तो प्लस माइनस क्या है। देन यू कैन बेटर रिलेट विद लीज वर्सेस बाय एज अ फाइनेंस मैनेजर। ठीक है सर। सेकंड पॉइंट, मैं वैसे देखिए ज्यादा तो लेक्चर 2 में बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, पर हल्का सा आपको ये बता रहा हूं कि एसेट को खरीदने के दो रास्ते हैं, या तो हम किराए पे ले लें और या खरीद लें, बाय कर लें। लेकिन जब हम बाय करेंगे तो हम मानेंगे कि हमारे पास लिमिटेड फंड्स हैं। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि लिखे ना लिखे, वो बेवकूफ बच्चे हैं, कमर सीधी करके बैठेंगे, ढीले होकर बैठे नहीं और बेड में पड़ रहे हैं तो थप्पड़ मार दूंगा। एसेट कैन बी एक्वायर्ड ईदर बाय लीज और बाय बाइंग बेसिस। व्हेन आई से लीज, इट इज अ किराया बेसिस,
It is a rental basis. It has its own positives and negatives. So we will be discussing those positives and negatives. And if you are buying it after borrowing, again it has some positives and negatives. So खरीद के buy करें तो plus minus हैं, limited funds. We always assume that we will be borrowing the funds. हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास पैसे कम हैं, लिमिटेड हैं, इसलिए हम बोरो कर रहे हैं. अच्छा, जब बोरो करेंगे तो हमें सूद देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्रिंसिपल भी देना पड़ेगा. जैसे आपने 10 लाख का लोन लिया तो एक तो 10 लाख तो वापस करने ही पड़ेंगे. along with that you have to pay interest. It means borrowing option में you have to repay the loan and you can pay the loan as per the installments which you have as per the loan agreement. कि भाई इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट देंगे, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट देंगे, इंटरेस्ट कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा, इंटरेस्ट डिडक्टेबल एक्सपेंस है या नॉन डिडक्टेबल है. इट मींस आप बड़ी सारी बातों की इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे. तो आप लिखिए जी एसेट. एसेट के दो ऑप्शंस बनाइए. इट कैन बी एक्वायर्ड ऑन लीज बेसिस और इट कैन बी एक्वायर्ड ऑन बाय बेसिस. लीज बेसिस में मैंने दो व्यक्ति बनाए, एक था लेजर, एक था लेजी. लेजर कौन है? धनी. धनी कौन? जमींदार. जमींदार कौन? फाइनेंस कंपनी. फाइनेंस कंपनी कौन? जेनपैक. बैंकिंग कंपनी, बारक्लेस फाइनेंस, मुथू फाइनेंस. जो लोगों को एसेट किराए में दे देते हैं क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, वो मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं. जर्मनी से खरीदी एसेट और अपोलो टायर को मैंने किराए में दे दी, तो देयर इज एग्रीमेंट. और मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली जर्मन कंपनी भी लेजर बन सकती है, वो अपोलो को डायरेक्टली भी वो मशीन किराए में दे सकती है. इट मींस देयर आर टू पार्टीज, वन इज लेजर एंड सेकंड इज लेजी. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लेजर और लेजी के बीच में, जैसे आप घर किराए में लेते हैं तो एक लैंडलॉर्ड होता है और एक टेनेंट होता है. लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में एग्रीमेंट होता है कि वो इतना किराया देगा, इस दिन तक देगा, इस बात का ध्यान रखेगा, इतनी डिपॉजिट देगा. बिल्कुल वैसे ही एज अ फाइनेंस मैनेजर, इफ यू आर अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ अपोलो टायर्स, यू हैव टू डू द सेम लीज एग्रीमेंट एंड दैट एग्रीमेंट इज बिटवीन लेजर एंड लेजी. तो दैट इज अ लीज रेंट एंड इट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस. यू गेटिंग माय पॉइंट? इट इज डिडक्टेबल. लीज रेंट का मतलब है कि आपने किराया दिया. वो किराया क्यों दिया? क्योंकि आपको मशीन चाहिए थी. मशीन क्यों चाहिए थी? क्योंकि वो आपको बिजनेस में कंपलसरी थी. तो इसका मतलब वो एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना गया. तो वो एक्सपेंस जब ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कहती हैं कि उसको हम डिडक्टेबल मानेंगे. मतलब आप उसको अपनी इनकम स्टेटमेंट में डेबिट कर सकते हैं. यू कैन शो इन योर इनकम स्टेटमेंट दैट दिस मच इज द एक्सपेंस यू हैव पेड एंड वी विल कैलकुलेट टैक्स ऑन द बैलेंस अमाउंट. इट मींस हम टैक्स कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट्स पे, इनकम माइनस कॉस्ट पे. तो जब मैं लीज रेंट को कॉस्ट मान लूंगा तो मैं बैलेंस अमाउंट पे टैक्स कैलकुलेट करूंगा, बिकॉज लीज रेंट इज अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस. इट इज इनकर्ड फॉर द बिजनेस, इट इज इनकर्ड फॉर द ट्रेडिंग पर्पस. गेटिंग? तो आप बेटे मैं क्या बताऊं, मैंने पीएचडी की हुई है लीज वर्सेस रेंट में. खरीद कर, बाइंग ऑप्शन, लिमिटेड फंड्स, बोरो फंड्स एंड वी विल बी पेइंग इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स और इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स. प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट सब लिखना है, सब लिख देना है आज के लेक्चर का और नेक्स्ट लेक्चर का. बता रहा हूं आपको, तीनों लेक्चर्स बड़े प्रीशियस है जी. लीज वर्सेस रेंट को अगर आप सच में समझना चाहते हो तो थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचना है. ठीक है सर. मैं भूपेश आनंद, बाकी की बातों तो लेक्चर 2 में बताऊंगा, लेकिन जो बात मैं अब बताने जा रहा हूं ना, ये बड़ी प्रीशियस है. पूरा का पूरा लेक्चर 2 और 3, या मैं तो कहूंगा चैप्टर 4 भी और चैप्टर 5 भी, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको ये कितनी बात समझ आ गई है. तो मैंने लिखा सेकंड पॉइंट, बड़ी प्यारी सी बात है जी. ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस, बिकॉज ऑल कैपिटल एक्सपेंसेस आर शोन इन द बैलेंस शीट. ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस, मैंने आपको बताया था टैक्स इंपैक्ट ऑन कैश फ्लोस. मैंने कहा था दोज इनफ्लोस व्हिच आर ट्रांजैक्टेड थ्रू इनकम स्टेटमेंट, व्हिच आर ट्रांजैक्टेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वी टेक द इंपैक्ट ऑफ टैक्स. But those items which are gone in the which are shown in the balance sheet, we don't take the tax impact of same. I have already told you in chapter number 4. वो बात अलग है, आप पता नहीं याद कर पा रहे नहीं कर पा रहे. मैं लेकिन दोबारा से मान के चल रहा हूँ, आपको कुछ नहीं पता, आप दोबारा से बताना चाह रहा हूँ. अभी भी कमर सीधी करके नहीं बैठा तो धिक्कार है ऐसे जीवन पे यार. ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जिसको हम कहते हैं रिकरिंग एक्सपेंसेस, जो बार बार होते हैं. और मैं ये कह सकता हूं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. आप ऑपरेटिंग कह दीजिए, क्या हो गया? ऑपरेटिंग मतलब जो ट्रेड से रिलेट करते हैं, ऑपरेटिंग से रिलेट करते हैं, ऑपरेशन से रिलेट करते हैं, जो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेट करते हैं.
business operations, all those expenses which are related with business operations, which are recurring, which are incurred for the business, which are incurred in the business, बेटे वो सारे खर्चे हम as per income tax act, whether it is US Fed tax or whether it is European tax laws or whether it is Indian tax laws, those expenses are incurred for the business. So whenever I want to calculate the income of the business, those expenses will be allowed as an expense, as a deduction, and on the balancing amount we will pay tax. ठीक है सर, यही बात लिखिए. Are allowed to be debited to show as operating expense. आराम से लिखना है. मैं केस स्टडी के थ्रू इतना बढ़िया बता दूंगा कि जिंदगी में भूलेगा नहीं आपको. All revenue expenses or business expenses or recurring expenses or operating expenses are allowed to be debited or to show as operating expense. And we know that profit is calculated after income minus, that is profit is income is calculated. We know that. हमें पता है कि इनकम कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. ठीक है सर. अब स्पेसिफिकली बिकॉज मुझे लीज रेंट के बारे में बताना है तो मैं यहां पे जान के मैंने लिखा लीज रेंट और इंटरेस्ट ऑन अमाउंट बोरोड. जब आप कोई प्रिंसिपल बोरो करते हैं बिजनेस के लिए, वर्किंग कैपिटल लोन बोरो किया या मशीन बाय करने के लिए लोन बोरो किया, तो आप उसके ऊपर सूद देते हैं. सो दैट इंटरेस्ट इज ऑल्सो अ डिडक्टेबल एक्सपेंस. Because I want to compare the two options. One is the lease option and second is the buying option. In case of lease option, I am paying lease rent, and in case of a buying option, I am paying interest. So that's why I have just written two. You know, there can be so many expenses. Salary is a operating expense, material is operating expense. तो मैंने लिखा है यहाँ पर दो, lease rent and interest on borrowed capital. मैं ये कहता हूँ सर, अगर आपने आने वाले 2-3 मिनट ध्यान से मेरी बात को सुना तो जो मैं कहना चाहता हूँ आप तक पहुंच जाएगा. अगर आप ये केस स्टडी लिख लोगे, केस स्टडी में आप छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए और इस केस स्टडी का नाम रखा मैंने केस नंबर 1. अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया. सेल्स $1,00,000 की लिखी, ऑपरेटिंग कॉस्ट $70,000 का लिखा और इसमें मैंने कहा नॉट लीज रेंट, मतलब मैंने यहां लीज रेंट की बात ही नहीं करी, खाली नॉर्मल ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखा. 1 लाख की सेल्स है, खर्चे 70,000 के हैं. मैंने कहा जी टैक्स का रेट 30% है, आप लंदन में रहते हो, बताओ जी कितना टैक्स पे करोगे. आप झटपट क्या करोगे, 1 लाख में से 70,000 चले गए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 30,000. टैक्स का रेट है 30%, तो 30,000 का 3% आ गया, 30% आ गया 9,000. आप कहेंगे सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 21,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 21,000. बिल्कुल ठीक है. मैंने आपको कहा कि चलो ठीक है, मैं एक छोटा सा दूसरा केस देता हूं, वही वाली फिगर्स लेता हूं. सेल्स 1 लाख ही लिखता हूं, ऑपरेटिंग कॉस्ट 70,000 ही लिखता हूं, बट मैं एक एक्सपेंस ऐड कर देता हूं. मान लेते हैं लीज रेंट ऐड कर दिया या इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ऐड कर दिया, कुछ भी ऐड कर दिया, $10,000. 1 लाख की सेल पहले भी थी केस नंबर 1 में, अभी भी है. ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले भी थी, अभी भी, और उतना अमाउंट ही है. मैंने बस केस नंबर 2 में लीज रेंट अपनी तरफ से ऐड कर दिया $10,000 का. अब आपसे पूछा कि टैक्स रेट 30% है, तो आप बताइए प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा, टैक्स कितना होगा और आफ्टर टैक्स कितना होगा. आप कहेंगे जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा $20,000, टैक्स होगा $6,000 एंड आफ्टर टैक्स होगा $14,000. बिल्कुल ठीक बोला आपने. अब आपने ध्यान से मुझे जो मैं बात पूछने जा रहा हूं वो बताना. पिछले केस में आपने देखा कि आपका प्रॉफिट था 21 और इस केस में आपने देखा कि आपका प्रॉफिट है 14. तो मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन है, माय बिग क्वेश्चन टू यू, कि 21,000 रुपए का प्रॉफिट पिछली बार आया, 14,000 रुपए का प्रॉफिट इस बार आया, केस 2 में आया, डिफरेंस है 7,000 का. जबकि आप चेक करें एक्सपेंस का डिफरेंस है 10,000 का, क्योंकि यहां पर एक्सपेंस थे ही नहीं 10,000 के. भाई यहां लीज रेंट नहीं था ना, मैंने तो लिया ही नहीं, और यहां पर मैंने लीज रेंट लिया 10,000 का या इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल लिया 10,000 का. मेरा आपसे सवाल है कि जब मैंने 10,000 रुपए के खर्चे डेबिट किए ज्यादा, तो भी प्रॉफिट में 10,000 से डिफरेंस नहीं आया, डिफरेंस आया 7,000 रुपए से या $7,000 से. ऐसा क्यों? आई थिंक क्वेश्चन आप सबको समझ आ चुका है.
The difference is not of 10,000, rather the difference is of 7,000. But the expense difference is 10,000. My dear friends, जब आप expense debit करेंगे तो आपके टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे. आप चेक करिए, यहां पर टैक्सेबल प्रॉफिट्स 20,000 रुपए के हैं, और यहां पर देखिए आपके टैक्सेबल प्रॉफिट्स 30,000 रुपए के हैं, और यहां पर देखिए आपने टैक्स इसके ऊपर दिया $6,000 का, और यहां देखिए आपने टैक्स किसके ऊपर दिया 30,000 के ऊपर $9,000 का. इसका मतलब आपने केस 1 में $9,000 का टैक्स पे किया, और केस 2 में आपने $6,000 का टैक्स पे किया. इसका मतलब केस 2 में आपने $3,000 का टैक्स कम पे किया, क्योंकि आपका खर्चा बढ़ गया. इसका मतलब एक्चुअली में देखा जाए, बड़ी नजर से देखें, इफ आई सी ब्रॉडली, यू हैव नॉट पेड 10,000 ऑफ लीज रेंट. एक बच्चों को नींद आ रही है, उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा यू हैव नॉट पेड 10,000 ऑफ लीज रेंट, rather you have only paid 7,000 of lease rent, because the difference in the profit is not about 10,000, the difference is only by 7,000. अब इस बात को लिखना है, क्योंकि आप भूल जाएंगे. ये बात बड़ी प्रीशियस है. लिखो नोट नंबर 1. फ्रेंड्स, there is a difference of 10,000. We have already seen that there is a difference of 10,000 of lease rent in case 1 and 2, or interest on borrowed capital, कुछ भी, because both are revenue expenses, कुछ भी हो सकता है. So there is a difference of 10,000 rupees because of lease rent or because of interest, friends. But there is a difference of $7,000 in profit after tax, and not by $10,000. ये बात भी समझ आ गई? लिख लिया बेटा, क्योंकि हमें ना भूल जाता है. फिर नोट नंबर 3 लिखा. फ्रेंड्स, दोस्तों, with the help of revenue expense, deductible expense over taxable profits decreases. मैंने डिक्रीज का साइन लगा दिया. मैंने कहा जब हम खर्चे डेबिट करते हैं, जब हम रेवेन्यू एक्सपेंस लिखते हैं, तो हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट में कमी आ जाती है, क्योंकि टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाते हैं, टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, हमें टैक्स भी कम देना पड़ता है. इसका मतलब जो आप पैसे देते हैं, एक्चुअली में आपकी आउटफ्लो उतनी नहीं होती, उससे कुछ कम होती है, क्योंकि $10,000 जब आपने लीज रेंट दिया तो आपकी जेब से 10,000 नहीं गए, क्योंकि 10,000 ज्यादा देने की वजह से 3,000 का टैक्स बच गया, आपकी जेब से $7,000 ही गए. बेटे, आपको फाइनेंस मैनेजर की नजर से देखना है. कोई बात लिखी है. सो इनडायरेक्टली देयर विल बी लेस इंसिडेंस ऑफ टैक्स पेमेंट when you debit more, when you pay more, when their operating expenses are more. It means your tax liability is less, you are paying less. It is also evident from case number 1, we have paid 9,000 of tax, and in case number 2 we have paid 6,000 of tax. इसलिए लिखवा है कि आप भूल जाओगे यार. ठीक है सर, अब जो बात कहने जा रहा हूं इसका क्रक्स अब लिखना. So because of payment of lease rent or interest on borrowed capital, we have enjoyed tax saving of $3,000. इसकी वजह से हमने $3,000 की टैक्स की छूट में इंजॉयमेंट किया. We can also say actual cash outflow. हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल कैश आउटफ्लो फ्रॉम लीज रेंट इज नॉट 10,000. हम ये कह सकते हैं कि लीज रेंट में एक्चुअली पेमेंट हमने 10,000 की नहीं की, जबकि हमने 10,000 ही दिए, बट एक्चुअली में हमारी जेब से 10,000 नहीं गए, क्योंकि 10,000 ज्यादा देने की वजह से 3,000 कम टैक्स देना पड़ा. इसका मतलब मुझे 7,000 रुपए देने पड़े. तो मैंने लिखा रादर वी हैव पेड 7,000. अब अगर मैं उसको फाइनेंस टर्म्स में लिखना शुरू करूं तो ऐसे लिख सकता हूं, $7,000 कैसे आएगा? $10,000 माइनस टैक्स सेविंग ऑन $10,000, ऐसे तो आएगा. $10,000 7,000. मैं ये कह रहा हूं $7,000 कैसे आएगा, करके दिखा रहा हूं. $7,000 कैसे आएगा? $10,000 माइनस टैक्स सेविंग, टैक्स सेविंग ऑन 10,000. अब 10,000 मैंने कॉमन ले लिया. ठीक है जी, 10,000 अगर कॉमन ले लें तो 1 माइनस 0.30 आएगा. इसको मैंने फॉर्मूले में लिख दिया.
लीज रेंट 10,000 लीज रेंट है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आफ्टर टैक्स लीज रेंट इज इक्वल टू लीज रेंट इंटू 1 माइनस टैक्स। मुश्किल है ही नहीं, आसान है, सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं। इसको फिर लिख दिया मैंने आपको समझाने के लिए। सो एक्चुअल कैश आउटफ्लो इज lease rent into 1 minus tax, and I have told you how I have calculated this formula, this relationship, 10,000 into 1 minus tax. So friends, in lease versus buying option we will always consider, आप अब जो हम करेंगे लेक्चर 2 में और 3 में और आज भी कर ही रहे हैं, हम हमेशा आफ्टर टैक्स लीज रेंट कैलकुलेट करेंगे या आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट पेमेंट को देखेंगे। इस केस 1 और केस 2 से यही बात मैंने समझानी थी। वैसे तो मैं इस बात कहता भाई लिख लो, याद कर लो, रट लो, ऐसी कर देना, क्वेश्चन हो जाते, एसीसी बन जाते, लेकिन यार आपके लॉजिकली आपको कहां पे क्लियर होता। आइए जी, मैं अब आपके सामने एक दो बातें और कह के आज का लेक्चर कंक्लूड करूंगा कि भाई एक तो लेजर होता है, एक लेजी होता है। लेजर कौन होता है? फाइनेंस कंपनी भी हो सकती है, जेनपैक भी हो सकती है, बैंक भी हो सकता है। यूजर कौन हो सकता है? अपोलो टायर, मारुति सुजुकी, और इनके बीच में एग्रीमेंट होता है। किस किस के बीच में? रर और री के बीच में, रर और री के बीच में, मतलब लेजर और लेजी के बीच में प्यार मोहब्बत होती है, एग्रीमेंट होता है और उसमें कहानी चलती है। बेटे बाकी बातें ना मैंने लेक्चर 2 में बताई है, मैं इसलिए रिपीट नहीं कर रहा। अच्छा, लेक्चर 2 ना मैंने किसी दूसरे कोर्स में कराया था, लेकिन इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया था कि मैं क्या बताऊं। वैसे तो 5-6 लेक्चर्स दूसरे कोर्स में कराए, लेकिन मुझे एक लेक्चर बहुत अच्छा लगा, तो लेक्चर 2 मैंने वही वाला रखा है। बेटे उसमें पीपीटीज दिखाई हैं, उसमें उसमें हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई हैं, उसमें मैंने किसी दूसरी किताब का पहला क्वेश्चन किया भी है। अगर आप समझदार बच्चे होगे ना तो वो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसमें स्क्रीन में, वो क्वेश्चन नंबर 1 करोगे, क्योंकि उसके बाद जब मैं आपको स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप डांस करते करते कर दोगे। मतलब कहने का है कि लेक्चर 2 आपको सिंसियरली ध्यान से लीज वर्सेस बाइंग ऑप्शन को अंदर तक समझने के लिए करना है, अच्छी तरह से करना है। बेटे मैंने उसमें मीनिंग बताया, मैंने उसमें प्रोसेस बताया, मैंने उसमें टेक्निकल पॉइंट्स बताए, है ना। और अब सवाल ये आता है कि आप ये मान भी सकते हो कि यार किसी दूसरे कोर्स का है तो क्यों करें, बट द पॉइंट इज लीज वर्सेस बाइंग ऑप्शन इस दुनिया में है। मैं सीपीए यूएसए में कराता हूँ, मैं सीएफए यूएसए में कराता हूँ, मैं सीएमए यूएसए में कराता हूँ, मैं सीए सीएमए में कराता हूँ। तो बेटे क्या सब में अलग अलग कंसेप्ट है लीज वर्सेस बाइंग के? दुनिया तो एक ही है, रूल तो एक ही है, यूनिवर्स तो एक ही रूल से चल रहा है। ग्रेविटी का रूल तो अमेरिका में भी है, इंडिया में भी है। तो कहने का मतलब है आपको वो लेक्चर बड़े प्यार से समझदारी से अटेंड करना है, नोट्स बनाने, और फिर मैं लेक्चर 3 में आपके स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चंस कराऊंगा। बेटे मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर 2 देख लेंगे, फिर 3 में आएंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।